मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। ये बयान साल 2015 का है और इसे बोलने वाले उस दौर के देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और यकीन मानिए वो मजाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस एक लाइन में उन्होंने सरकार का बिन लिखा कानून बोल दिया था। और आज 11 साल बाद भी उनके हर शब्द सच साबित हो रहे, क्योंकि बीते 11 सालों में भारत में मोदी सरकार ने बहुत कुछ बदला। नोट बदल दिया, कानून बदल दिया, शहर से लेकर गांवों तक के नाम बदल गए, सड़क बदल गई, स्टेशन बदल गए, हवाई अड्डे पर किसके हाथ में ताकत रहेगी वो भी बदल गई। लेकिन बस एक चीज नहीं बदली, वो थी आरोपों में घिरे मंत्री कुर्सी। मतलब गणित में शून्य की खोज इसी देश ने की थी, लेकिन इस्तीफों में शून्य की खोज भारत की मोदी सरकार ने की है। और ये कहानी सिर्फ मंत्रियों की नहीं है, ये आपके बच्चों के इम्तिहान की है, आपकी ट्रेन की है, आपकी सड़क की है, आपकी जिंदगी की है, आपके भविष्य की है। क्योंकि जिन घटनाओं में इस्तीफा नहीं लिया गया उनका एक बार हिसाब लगा लीजिए। 2023 में बालासोर ट्रेन हादसा होता है, 296 मौत होती है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी जगह बने रहते हैं। साल 2021 में लखीमपुर खीरी में 4 किसान गाड़ी से कुचल जाते हैं, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर आरोप लगता है, लेकिन टेनी साहब की कुर्सी वहीं की वहीं रहती है। मणिपुर वो 2 साल चला, विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगता रहा, लेकिन मजाल। और अब आपके बच्चों का भविष्य, नीट का पेपर लीक होता है, लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगता है। 2024 में मंत्री जी इंकार करते हैं, 26 में इजहार करते हैं, लेकिन कुर्सी सलामत है। 11 साल में अगर छोटा बड़ा मिला लें तो इस्तीफे की कम से कम 9 बड़ी मांग तो हुई है। लेकिन आज तक भाजपा की मोदी सरकार में इस्तीफा सिर्फ एक हुआ है, एमजे अकबर का, और वो भी मीटू के आरोप पर, किसी सरकारी कामकाज की गलती पर नहीं। मतलब कामकाज की गलती पर भाजपा सरकार में आज तक एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है, एक भी। और अगर कभी लगा कि बदल देंगे तो फिर कैबिनेट फिर बदल दिया, लेकिन जनता के सामने कभी किसी की जवाबदेही को लेकर एक भी इस्तीफा नहीं दिया। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी, एक मजेदार बात बताते हैं, इस सरकार में इस्तीफा देना खुद मंत्री के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि भारत के एक रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, जिन्होंने साल 2017 में खुद ही इस्तीफा देना चाहा कि हादसा हुआ है और मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उन्हें इस्तीफा देने नहीं दिया गया। जिन जिन मंत्रियों पर सवाल उठे, किसी का भी करियर खत्म नहीं हुआ। स्मृति ईरानी बाद में फिर से बड़े मंत्रालय में लौटी, अश्विनी वैष्णव के पास आज भी रेलवे समेत कई मंत्रालय हैं। यानी मौजूदा सरकार के सिस्टम में विवाद जो है वो मंत्रियों के लिए स्पीड ब्रेकर है, लेकिन दीवार नहीं। हालांकि ये स्पीड ब्रेकर वाली छूट की बीमारी जो है वो पिछली सरकारों को भी थी, लेकिन पिछली सरकार का क्योंकि हिसाब किताब जनता ने कर दिया था, इसलिए इस सरकार की हम बात करते हैं और इस्तीफे की बात करते हैं। क्योंकि जिस सरकार में इस्तीफा नहीं होता वहां यह मान लिया जाता है कि गलतियां भी नहीं हो रही हैं, कम से कम कागज पर तो मान ही लिया जाता है। हालांकि कागज के बाहर की हकीकत अलग होती है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान के केस में, धर्मेंद्र प्रधान साहब 2024 में कह रहे थे कि नीट यूजी में पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है, एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार है, ये उन्होंने ही कहा था। और उसके बाद उन्हें खुद ही मानना पड़ा कि भाई साहब गड़बड़ हुआ है। दोबारा जांच हुई तो पता लगा कि पेपर परीक्षा से पहले 35 बच्चों तक पहुंच गया था। बाद में इन्हीं मंत्री जी ने गिरफ्तारी करवाई, यानी मंत्री जी खुद ही गलत निकले। और 2026 में फिर वही कहानी आई। अब एक बार गलत होना गलती होती है, 2 बार गलत होना नीति होती है, लेकिन 2 बार गलत साबित होने के बाद भी मंत्री जी कुर्सी सलामत है। जंतर मंतर से लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है। लड़का लोग पुलिस वालों का सर फोड़ रहा है, पुलिस वालों पर आरोप लगा, लड़का लोग का सर फोड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और एक आदमी की कुर्सी जो है वो नहीं हटाई जा रही है। और यहीं से देश की जनता सवाल पूछ रही है, वो जो सोशल मीडिया पर बैठकर देख रही है, वो जो जंतर मंतर पर या जो सड़क पर संसद तक पहुंच गई थी, वो पूछ रही है कि क्या एक मंत्री की कुर्सी, जवाबदेही लाखों बच्चों के सपनों से बड़ी हो गई है? और बात केवल धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, बात यह है कि मौजूदा मोदी सरकार में जवाब देने का सिस्टम आखिर क्या है। और इससे अगर आपको समझना होगा कि ये शुरू कहां से हुआ, तो आपको इसके लिए 2015 में चलना पड़ेगा। उस दिन जब लंदन में बैठे एक भगौड़े की वजह से पहली बार
ये बिना लिखा कानून जुबान पर आया था। 14 में सरकार आई, 15 में यह कानून आया। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और पिछला वीडियो हमारा जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की चुप्पी को लेकर बनाया था, उस पर आप सभी ने बेशुमार प्यार हमें दिया। बड़ी निष्पक्षता से, ईमानदारी से वो वीडियो हमने बनाया था। उतनी ही ईमानदारी से ये वीडियो भी बनाया गया है। हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए, जनता को जगाना चाहिए। इसलिए आप सरकार के समर्थक हो या सरकार के आलोचक, ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही हमारी आपसे गुजारिश है कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक देते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट, ज्यादा रिसर्च, ज्यादा मेहनत करके लाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको उचित लगे तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जरूर जुड़िएगा, ताकि मेरी हिम्मत, हौसला अफजाई हो और ये वीडियोस मैं खुद ही आपके व्हाट्सएप तक पहुंचा दिया करूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। व्हाट्सएप का स्कैन भी है और चाहे तो आप व्हाट्सएप पर जाकर भी शुभांकर मिश्रा सर्च कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं साल 2015 से, वो दिन जब ये नियम बनाया गया था। साल 2015 जब मोदी सरकार को बने साल भर हुआ था, तब यह आरोप लगा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने लंदन में बैठे भगौड़े ललित मोदी के कागजों का जुगाड़ करवाया ताकि वो पुर्तगाल जा सके। वही भगौड़ा जो आजकल बाहर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ और तमाम भारत के बिजनेसमैन के खिलाफ अनाप शनाप अनर्गल बोलता रहता है। वही ललित मोदी जिसके पीछे एजेंसियां पड़ी थी। अब उस दौर में विपक्ष सड़क से संसद तक गरजा। दोनों के इस्तीफे की मांग उठी। मीडिया में रात दिन यह खबर चली। यह वो पहला मौका था जब सरकार को यह तय करना था कि सरकार किस रास्ते पर जाएगी, जवाब देने वाला रास्ता या फिर ढाल बनाकर अड़ जाने का रास्ता। और फिर 24 जून 2015 को उस दौर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने एक फैसला सुना दिया। वही बयान जो हमने आपको शुरुआत में सुनाया। वे मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। हाँ, ये एनडीए सरकार है, यूपीए सरकार नहीं। यानी एक लाइन में पूरा हिसाब कर दिया। ना जांच पूरी होने की बात, ना आरोपों के जवाब की बात, सीधा ऐलान कि इस्तीफे होते नहीं। और ये कोई थ्योरी नहीं है। इसके बाद अगले 11 साल का रिकॉर्ड खुद ब खुद गवाह है। हाँ, सुषमा स्वराज तब विदेश मंत्री बनी रही, वसुंधरा राजे तब मुख्यमंत्री बनी रही। तूफान गुजरा, सरकार ने पहला सबक सीख लिया कि तूफान जो है वो तो आते जाते रहेंगे, बस कुर्सी पकड़कर बैठे रहो। और ये एक बार नहीं हुआ। आज हम आपको मोदी सरकार के 12 सालों का नियम बताएंगे, जब अलग अलग समय अलग अलग मंत्रियों को लेकर बवाल हुआ, आरोप लगे, लेकिन एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। कम से कम 9 मौके तो ऐसे हैं। साल 2016 में स्मृति ईरानी पर कई तरह के आरोप लगे, जिसमें जेएनयू कांड और उस दौर में रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला बहुत सुर्खियों में रहा। दोनों पर शिक्षा मंत्री को घेरा गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और शिक्षा मंत्रालय की जगह स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय थमा दिया गया। इस्तीफा नहीं हुआ, डिपार्टमेंट बदला गया। साल 2017 सुरेश प्रभु, जिनका जिक्र हमने किया था शुरू में, सुरेश प्रभु रेल हादसों पर घिरे। सुरेश प्रभु ने खुद ही अपने इस्तीफे की पेशकश की। मंत्री साहब जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने कहा इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। मंत्री कह रहे थे कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने चाहिए। सरकार ने कहा नहीं, हमारे यहां नहीं चलता। मतलब जिम्मेदारी लेने के लिए भी ऊपर से परमिशन चाहिए। महीने भर के बाद चुपचाप सुरेश प्रभु को कॉमर्स मंत्रालय भेज दिया गया और 2019 के बाद वो कैबिनेट से बाहर भेज दिया गया। साल 2018 में मोदी सरकार में एकमात्र इस्तीफा लिया गया एमजे अकबर का। उन पर मीटू के आरोप लगे थे, मीटू यौन उत्पीड़न के। लेकिन वो मामला सरकारी कामकाज का नहीं था। यानी पिछले 12 सालों में मोदी सरकार में एक इस्तीफा होता और वो भी काम की गलती पर नहीं होता। बड़ा उदाहरण है 2021 में अजय मिश्रा टेनी, लखीमपुर खीरी। 4 किसान ऐसे थे जो गाड़ी से कुचल गए। गृह राज्य मंत्री के बेटे पर सीधे सीधे आरोप लगे। पूरे देश में गुस्सा था। इस्तीफे की मांग की गई। इस्तीफा लेकिन नहीं होता है। और उसी नवंबर में जब विपक्ष ने संसद ना चलने की धमकी दी, तब सरकार ने साफ संदेश भिजवा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साल 2023 से 2025 के बीच में अश्विनी वैष्णव पर एक नहीं 3 बार, जून 2023 में बालासोर 296 मौतें। लेकिन जब मौके पर इस्तीफे का सवाल पूछा गया तो रेल मंत्री का जवाब
ऐसे वक्त में इंसानियत की बात अहम है। सीधा जवाब नहीं। फिर जून 2024 में कंचनजंगा, फिर मांग, फिर खामोशी, और फिर फरवरी 2025 जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होती है। विपक्ष का तब आरोप था कि मौत का आंकड़ा तक छिपाया गया, लेकिन 3 हादसों के बाद भी उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। कह सकते हैं कि इस देश में रेल की पटरी बदल जाती है, लेकिन मंत्री नहीं बदलते। अब इसमें सरकार का भी एक पक्ष है। सरकार कहती है कि हमने इस्तीफा इसलिए नहीं लिया क्योंकि रेल मंत्री जो है बेहतर काम कर रहे हैं। रेल हादसे पिछले कुछ दशकों के मुकाबले घटे, ठीक है, सच बात है और सच का क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन सवाल है जवाबदेही औसत से नहीं चलती साहब। औसत घट सकता है, लेकिन जिन परिवार का घर उजड़ा उनके लिए हादसा 100% था। और यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भारत में उदाहरण ऐसे रहे हैं। आप याद कीजिए, साल 1956 में एक रेल मंत्री थे, उन्होंने हादसे पर खुद इस्तीफा भेज दिया था। नाम था लाल बहादुर शास्त्री साहब, बिना किसी आरोप के, बिना किसी दबाव के। और पंडित नेहरू ने उस वक्त जो कहा था वो कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। तब नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए जा रहे थे। अब नैतिकता जो है वो प्रेस रिलीज मांगती है। ऐसे ही मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए। मई 2023 से राज्य जलता रहा। विपक्ष 2 साल तक गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगता रहा, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। हां, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बाद में जरूर गए, लेकिन कब गए? 21 महीने के बाद, जब विधानसभा में नंबरों का खेल बिगड़ रहा था। मतलब इस्तीफा जनता के दबाव से नहीं, कुर्सी के गणित से होता है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। स्मृति ईरानी, सुरेश प्रभु, अजय मिश्रा टेनी, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान। अगर आप देखेंगे तो फिर बार बार आपको समझ में आएगा कि कामकाज की गलती पर इस्तीफा 0 है, 0। अब इसको तुलना करना है तो पिछली सरकारों से भी तुलना कर लेते हैं। हालांकि पिछली सरकार करप्शन के मामले में ही देश से उखाड़ कर फेंकी गई, और ऐसी फेंकी गई कि 2 बार तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उनको नहीं मिला। तो उनका हिसाब किताब जनता ने कर दिया था, लेकिन क्योंकि जब आप एक एक्सप्लेनर बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि दोनों नजरिए दे दिए जाए ताकि तुलना करने में आसानी रहे। तो पिछली सरकार जिसको करप्शन को लेकर मजाक उड़ाया गया था, यूपीए का 10 साल, उसमें 2010 में आईपीएल विवाद में शशि थरूर गए, 2G पर ए राजा गए थे, आदर्श घोटाले पर अशोक चौहान का इस्तीफा हुआ था। हां, थरूर वाला मामला जो था वो पर्सनल था, क्योंकि कई और भी चीजें आई थी, तो वहां हम डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है, वहां हम छोड़ते हैं। चौहान बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, थरूर भी बाद में मंत्री बनकर लौटा है। तो करियर खत्म नहीं होने वाली कहानी जो है वो बीजेपी की बीमारी नहीं है, वो कांग्रेस की भी बीमारी थी। ये इससे समझ में आता है। लेकिन फर्क इस्तीफे का था। वहां पर कांग्रेस के जमाने में इस्तीफा होता था, बाद में धीरे से जब मामला ठंडा पड़े तो वापसी हो जाती थी। यहां वापसी नहीं होती है, यह क्लियर निकल कर आ गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पर इस्तीफे हर बार हो ही जाते थे, वहां भी नहीं होते थे। जैसे 2G घोटाले को लेकर पी चिदंबरम का इस्तीफा मांग गया था, लेकिन चिदंबरम ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। CWG पर शीला दीक्षित का मांग गया था, उन्होंने भी नहीं दिया था। वहां भी वही ढाल थी, बस कभी कभार वो टूट जाती थी या चुनाव के हिसाब से अंतरात्मा जग जाती थी। जैसे 2013 में जब चुनाव आने वाले थे, तब एक ही दिन में 2 मंत्री निपट गए थे, अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पवन बंसल। हालांकि ये निपटे इसलिए थे क्योंकि उनके भांजे को उस दौर में घूस लेते पकड़ा गया था। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि यूपीए में भांजे पर आरोप लगे तो मामा एक कुर्सी चली गई थी, क्योंकि बंसल पर सीधा आरोप नहीं था, लेकिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा था, और पिताजी जो है वो गृह राज्य मंत्री बने रहे। हालांकि इस लड़ाई को हम एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसे एनडीए बनाम एनडीए करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी साहब की भाजपा सरकार की तुलना कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने 1999 के गैसल रेल हादसे पर इस्तीफा दिया था। करीब 290 लोगों की मौत हुई थी और नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। देखिए, आज नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर 1000 सवाल होंगे, लेकिन उस दौर में उन्होंने जो किया वो रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, साल 2001 में तहलका कांड पर वाजपेयी के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने भी इस्तीफा दिया था। यह सच है कि कुछ महीनों बाद वो लौट आए थे, लेकिन इस्तीफा हुआ था।
यानी इस्तीफा जवाबदेही के आधार पर हो, यह रिवाज अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में भी जिंदा था। इसी सरकार में आकर दफन हो गया है। अब इस बीच में अगर आपको कांग्रेस पर प्यार आ रहा है तो वो भी स्पष्ट कर दे कि अगर जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका था तो उसकी भी वजह थी क्योंकि यूपीए सरकार में जो घोटाले थे वो बहुत बड़े बड़े हो रहे थे। जैसे 2G में सीएजी ने उस वक्त 2.25 लाख करोड़ का आंकड़ा बताया था। यूपीए के इस्तीफे भी नैतिकता के आधार पर नहीं थे। राजा साहब तब गए थे जब अदालत सिर पर खड़ी थी, चौहान तब गए थे जब हाईकमान ने कहा। इस्तीफा उस दौर में दबाव का नतीजा था, त्याग का नहीं। बस ये था कि आज की सरकार में दबाव काम नहीं करता, उस दौर में जो सरकार थी उसमें दबाव काम करता था। आज तो सरकार बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कहानी फिर वही है। क्या उसी तरफ आज की सरकार भी जा रही है, उसी गलती की तरफ जिस तरफ पिछली सरकार गई थी? और पिछली सरकार का हिसाब किताब जैसा हमने कहा जनता ने कर दिया। इस बार की कहानी जो है वो हो रही है, जिसको लेकर जनता आकलन करेगी। अब सवाल यह है कि सरकार इस्तीफा क्यों नहीं लेती? तो सरकार की बात भी सुन लेते हैं। सरकार के पास एक जवाब है। राजनीति को समझने वाले यह समझाते हैं कि सरकार इस्तीफा अपने मंत्रियों से इसलिए नहीं लेती क्योंकि सरकार को डर यह है कि अगर इस्तीफा ले लिया क्या तो यह संदेश जाएगा कि सरकार ने अपनी गलती मान ली है। और मोदी सरकार पिछले 12 सालों में एक भी इस्तीफा इसलिए नहीं ले रही क्योंकि वो किसी भी मामले पर अपने आप को गलत साबित होते नहीं दिखाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि ये जाए मैसेज के दबाव में आकर किसी मंत्री का इस्तीफा लिया। इसके पीछे एक तर्क भी है कि जांच पूरी होने से पहले इस्तीफा लेना अन्याय है। सरकार के समर्थक कहते हैं कि यूपीए भी यही करती थी, मीडिया के दबाव में इस्तीफे लिए और बाद में उनके मंत्री अदालत से बरी हो गए। अब सरकार का तर्क यह है कि आरोप पर कुर्सी छोड़ देना ही क्या लोकतंत्र है? सुनने में बात ठीक लगती है, लेकिन फिर एक कहानी आती है नैतिकता की। वो नैतिकता जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार ने दिखाई थी, जो पंडित नेहरू की सरकार में लाल बहादुर शास्त्री साहब ने दिखाई थी। नैतिक जिम्मेदारी लेना और अदालती गुनाह ये दो अलग चीजें हैं। इस्तीफा का मतलब यह नहीं होता है कि आप दोषी हैं। इस्तीफा का मतलब होता है कि आप जिम्मेदारी को कबूल कर रहे हैं। जांच होगी, अगर आप निर्दोष हैं बाद में लौट आइएगा। लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मोदी सरकार ने पहना है। हालांकि मोदी सरकार के चाहने वाले ये कहते हैं कि देखिए सरकार ने इस्तीफा लिया है। वो एक कोशिश करते हैं कि जुलाई 2021 में कोविड की दूसरी लहर की तबाही के बाद दर्जन भर मंत्री जो हैं वो हटा दिए गए थे। खुद स्वास्थ्य मंत्री उस दौर में हर्षवर्धन जो थे वो हटा दिए गए थे, रविशंकर प्रसाद हटाए गए थे, शिक्षा मंत्री निशंक हटाए गए थे। अब इसको लेकर सरकार के चाहने वाले कहते हैं कि परफॉर्मेंस पर मंत्री बीजेपी में जाते हैं, आप लोग सही नहीं कह रहे। लेकिन फिर हम आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब, रीशफल करना और जनता के सामने जवाबदेही का आरोप लगाकर हटाना, इन दोनों में फर्क होता है। ये जिन इस्तीफों की आप बात कर रहे हैं, ये कागज पर इस्तीफे लिखवाए गए थे। फेरबदल से चंद घंटे पहले ना जिम्मेदारी कबूला गया था, ना कोई सफाई दी गई। बस एक लिस्ट आई कि सरकार ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है और सरकार ने कभी नहीं माना कि डॉक्टर हर्षवर्धन को कोविड की वजह से हटाया गया था। यह मीडिया का मानना था। इस्तीफा जवाब होता है, हटाना सफाई। मतलब इस सरकार में जवाबदेही है तो, लेकिन शायद बंद कमरों में, क्योंकि जनता के सामने मोदी सरकार ने आज तक एक बार भी नहीं माना। अब एक और तर्क आजकल बड़ा चलता है, इस्तीफा जो है वो पुराने जमाने की चीजें हैं। अब जवाबदेही अदालत से आती है, चुनाव से आती है, मीडिया से आती है। ये सुनने में बड़ा कूल लगता है, मॉडर्न लगता है। लेकिन जनाब, अदालत क्राइम पकड़ती है, लापरवाही नहीं। चुनाव 5 साल में एक बार आता है और वो पैकेज डील है। एक मंत्री की गलती पर पूरी सरकार का वोट थोड़ी बदलता है। और मीडिया वो सवाल पूछ सकती है, जवाब नहीं दिला सकती। इस्तीफा इकलौती चीज है जनता के सामने उस वक्त ये कबूल करती है कि गलती हुई है। बाकी सब रास्ते या तो देर से आते हैं या नहीं आते। और इसीलिए आज जब यह आरोप लग रहा है कि 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए, तो यह सवाल है कि क्या जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होनी चाहिए मंत्री जी का इस्तीफा लेकर? अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया इस्तीफे से क्या बदल जाएगा। सरकार भी कहती है कि हम इस्तीफे की जगह पर सिस्टम को सुधार रहे हैं, जैसे नीट के मामले में। वो कहते हैं कि देखिए, नीट 2026 पेपर लीक में सीबीआई, राजस्थान एसओजी और कई राज्यों की पुलिस जांच कर रही है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमने दोबारा पेपर भी करवाया।
लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जरा एक बार उस बच्चे से पूछिए जिसने साल भर की तैयारी की और उसके बाद जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दिया और आगे उसके साथ घटना हो गई, उसका पेपर लीक हो गया। लीक करने वाले वो टीचर्स थे जिन्हें पेपर बनाने के लिए एनटीए नियुक्त किया था। हां, सरकार के समर्थक कह सकते हैं सरकार बेदाग, लेकिन फिर मेरा सवाल, लड़े तो जीते नाम सरदार का और हारे तो सवाल भी तो सरदार का। चोर बाहर का थोड़ी था साहब, दरबान का ही रखा हुआ आदमी था ना जिसने नियुक्त किया, जांचा परखा, पेपर सौंपा। तो यही तो बात है जो मनमोहन सिंह जी पर आरोप लगाया जाता था कि वो बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते हैं, यानी उनके दामन पर पानी नहीं है। यही बात तो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी जाती है कि भैया अगर धर्मेंद्र प्रधान के डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं तो फिर उनकी जवाबदेही क्यों नहीं है? और अगर माफिया के लिए सजा है तो मंत्री साहब के लिए कुछ क्यों नहीं है? मतलब 7 साल में 15 राज्यों में 70 परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। विपक्ष तो और बड़ा बड़ा दावा करता है, वो कहता है कि 152 पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए। ये विपक्ष का आंकड़ा है, इसलिए हम कह रहे हैं विपक्ष के हिसाब से लीजिएगा, लेकिन 70 वाला तो अखबारों में भी छापा है। अब उसके बाद भी अगर इस्तीफा नहीं होता है तो फिर आगे सवाल है कि कहां पर इस्तीफा होगा। मतलब कोई पैमाना तो होना चाहिए नैतिकता के आधार पर, लेकिन लगता है कि सरकार का हिसाब किताब अलग है। वो चाहती है एजेंसी बदल दो, अफसर बदल दो, परीक्षा दोबारा करा दो, कानून दोबारा करा दो, लेकिन मंत्री मत बदलो। मंत्री बदलने से सरकार पर दाग आएगा और सरकार दाग नहीं लेना चाहती है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचे रहने के पीछे कहानी एक और भी है, एक कड़वा सच आपको और बताते हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा नहीं हुआ है उसके पीछे एक और कहानी, और वो कहानी इस सवाल के जरिए हम समझाते हैं। सवाल कि क्या इस देश में जवाबदेही भी हैसियत औकात देखकर होती है? क्योंकि जिस धर्मेंद्र प्रधान से छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं वो कोई आम मंत्री नहीं है और यही उनके कुर्सी का असली कवच भी है। धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी देवेंद्र प्रधान खुद वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, यानी राजनीति घुट्टी मिली है। और मई 2014 से यानी मोदी सरकार के पहले दिन से धर्मेंद्र प्रधानमंत्री हैं, बिना रुके बिना गिरे उन्होंने काम भी किया है। जैसे उज्ज्वला योजना उन्हीं के मंत्रालय से निकली थी। 2017 में ओडिशा में गांव-गांव बूथ बूथ तक जो संगठन उन्होंने खड़ा किया, 2024 में बीजेपी की जीत में उसका बड़ा हाथ मनाता है। धर्मेंद्र प्रधान की छवि बीजेपी में एक लो प्रोफाइल के नेता की है, जो गंभीर है, बवाल से दूर रहता है, ऊपर वालों को पसंद आता है। संघ, संगठन और सरकार तीनों जगह उनकी पकड़ है। आसान भाषा में कहें तो धर्मेंद्र प्रधान भाजपा की टीम के वो खिलाड़ी हैं जिन्हें बाहर बैठाना कैप्टन को महंगा पड़ता है। मैदान में परफॉर्मेंस चाहे जैसी हो, ड्रेसिंग रूम में उनकी पकड़ मजबूत है, और जब तक ड्रेसिंग रूम वाली पकड़ मजबूत है उनके स्कोर बोर्ड पर ध्यान किसी का नहीं जाता। और इसमें कुछ नया भी नहीं है, हर सरकार अपने काम के लोगों को बचाती है। कांग्रेस ने बचाए थे ना बचाए, ये किसी एक पार्टी की बीमारी नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या हमने ये मान लिया है कि वफादारी हमेशा जवाबदेही पर भारी पड़ेगी? 7 साल 70 पेपर लीक, सैकड़ों बच्चों को चोट लगी, पुलिस वालों को चोट लगी। एक इस्तीफे से देश में अनशन खत्म हो सकता है, चीजें बेहतर हो सकती हैं, सरकार की बदनामी नहीं होगी, लेकिन क्या वो मंत्री बड़ा है? यही सवाल है। हालांकि एक चीज और भी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ना होने को लेकर। भाजपा की मोदी सरकार आंदोलनों को थकाती है, उनको तराजू पर तौलती है। समझिए आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। भाजपा सरकार यूं ही किसी आंदोलन में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। सरकार का फॉर्मूला उसके किताब में नहीं, उसके रिकॉर्ड में है। वो हर आंदोलन को एक तराजू पर तौलती है कि जनता में कितना गुस्सा है, इसका पॉलिटिक्स पर कितना असर पड़ेगा। अगर नुकसान ना दिखे तो सरकार झुकती नहीं, इंतजार करती है। इस सरकार को सालों से देखने वाले कई पत्रकार ये कहते हैं, और इसे आप इस आंदोलन से भी देख लीजिए। बीच में नीट की परीक्षा दोबारा हुई और अब की रिजल्ट भी आ गया। सरकार को अगर आप नोटिस करेंगे तो भाजपा सरकार हर बार आंदोलन को पूरा वॉच करती है। किसान आंदोलन 2020-21 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे, सरकार महीनों तक अड़ी रही, लेकिन फिर नवंबर 2021 में झुकी। मोदी जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। लेकिन अगर आप वहां वक्त गौर करेंगे, उस वक्त पंजाब और यूपी के चुनाव थे, यानी सरकार झुकी तो, लेकिन जब पूरा टेस्ट किया और चुनाव नजदीक आए तब। अब आप इसे किसानों के आंसू कहें या वोट बैंक का गणित, यह समझने वाली कहानी है।
और अब सवाल आता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा क्या? तो देखिए, 20 जुलाई को जो कुछ सड़क से लेकर संसद के आसपास हुआ, उसके बाद सीजेपी के 2 प्रवक्ता जेपी नड्डा घर गए, मांग पत्र सौंपा, 3 मांगे रखी कि सोनम वांगचुक को रिहा कर दीजिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दीजिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। दिलचस्प यह भी था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था और स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की जा रही थी। नड्डा साहब ने कोई पक्का वादा नहीं किया, कहा धरना खत्म कर दो, यानी ना दरवाजा बंद किया ना खुला रखा। अब सवाल है कि क्या होगा, ये धर्मेंद्र प्रधान साहब रहेंगे या हट जाएंगे? देखिए, एक थ्योरी अंदर से आ रही है कि सरकार कैबिनेट और संगठन में फेरबदल करने वाली थी, लेकिन फिर पुरानी कहानी, धर्मेंद्र प्रधान हट गए। अगर सीजेपी की वजह से, तो सरकार को मानना पड़ेगा कि गलती हुई थी, और यह सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है गलती सरकार नहीं मानती है। और इसको समझने के लिए आप याद कीजिए सुरेश प्रभु की कहानी। सुरेश प्रभु ने अपना इस्तीफा पेश किया था, लेकिन ठुकराया गया था। कुछ महीने बाद चुपचाप मंत्रालय बदल दिया गया था। 2019 में बाद में कैबिनेट से बाहर किया गया था, यानी न इस्तीफे की हार न जवाबदेही की जीत, चुपचाप विदाई। तो अगर अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में धर्मेंद्र प्रधान का डिपार्टमेंट बदल जाता है, तो आप चौंकिएगा मत। बस एक चीज का नजर रखिएगा, अगले फेरबदल में प्रधान का नाम सरकार से निकलकर संगठन में दिखे तो समझ जाइएगा कि सुरेश प्रभु वाला फॉर्मूला चल गया, क्योंकि भाजपा सरकार का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, मंत्री हटते नहीं है। खैर, कुल मिलाकर लौटते हैं कि यहां पर मंत्रियों के ताकपत्र नहीं होते हैं। साल 2015 में राजनाथ जी ने यह बयान दिया था, 2026 का सच है। स्मृति ईरानी से लेकर सुरेश प्रभु तक, टेनी से लेकर अश्विनी वैष्णव तक, और अब धर्मेंद्र प्रधान, 11 साल में सरकार ने गलत होकर एक भी उदाहरण पेश नहीं किया। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ किताबों वाली नैतिकता है जो असली दुनिया में कहीं नहीं चलती। साल 1982 में ब्रिटेन में अर्जेंटीना ने फॉल्कलैंड द्वीपों पर कब्जा किया था और 3 दिन के अंदर विदेश मंत्री लॉर्ड ने इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री टैचर जो है वो रोकती रही, वो नहीं माने, कहा कि देश को शर्मिंदगी हुई है और उस शर्मिंदगी की जिम्मेदारी उनकी है। और सबसे बड़ी बात, बाद में जांच हुई तो वो निर्दोष निकले, यानी बिना दोष के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस देश के अपने इतिहास में भी ऐसे उदाहरण है। हमने जैसा शुरुआत में कहा था, साल 1956 लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री, सितंबर में महबूबनगर में रेल हादसा हुआ था, 100 से ज्यादा मौत हुई थी, शास्त्री साहब ने इस्तीफा भेज दिया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने ठुकराया था। 3 महीने के अंदर तमिलनाडु के अरियालूर में दूसरा हादसा हुआ, 144 मौत हुई और शास्त्री ने इस्तीफा फिर भेजा। ना पेपर उन्होंने लीक किया था, न ट्रेन उन्होंने चलाई थी, न उन पर कोई आरोप था, लेकिन फिर भी अड़े। अपने इस्तीफे में लिखा कि अच्छा हो अगर मैं चुपचाप ये पद छोड़ दूं। इस बार नेहरू ने भी संसद में कहा था कि शास्त्री हादसे के जिम्मेदार नहीं है, इस्तीफा वो इसलिए मंजूर कर रहे हैं ताकि भविष्य में देश के लिए मिसाल बनी रहे। अब इन दोनों कहानियों को जोड़िए, चाहे शास्त्री साहब की या इंग्लैंड वाली कहानी, हजारों किलोमीटर के फासले पर एक ही पैरामीटर है कि मिसालें दी गई थी। लेकिन सवाल आज भारत में उठ रहा है कि अब वो मिसाल कहां गई, क्योंकि एक जमाने में मंत्री थे जो चुपचाप नैतिकता के आधार पर चले आते थे। आज एक सरकार है जहां मंत्री जाते तो हैं, लेकिन नैतिकता जवाबदेही के तकाजे पर नहीं, वो चुपचाप खिसकाए जाते हैं ताकि जाते हुए भी दिखाई ना पड़े। शब्द वही है, मतलब उल्टा हुआ है। तब हादसे पर इस्तीफा था, आज गिरफ्तारियों पर भी नहीं होता है। शास्त्री बिना किसी आरोप के चले गए और धर्मेंद्र प्रधान 2-2 बार गलत होकर बैठे हैं। तब जिम्मेदारी मिसाल थी, आज हार मानी जाती है। और जब जवाब देना हार बन जाए तो आप जानते हैं हारता कौन है? न मंत्री न पार्टी, हारते हैं वो परिवार जिन्होंने उस दुख को सहा है। चाहे वो 296 परिवार जो बालासोर में सब कुछ खो बैठे, चाहे वो 4 किसान परिवार, या फिर वो लाखों बच्चे जिन्हें एक लीक हुए कागज की वजह से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान 2 बार देना पड़ा। इससे सवाल सिर्फ ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे या नहीं। ब्रिटेन में मंत्रियों की जिम्मेदारी का लिखा हुआ नियम है, मिनिस्ट्रियल कोड। हालांकि वहां भी अब वो रिवाज धीरे धीरे घिस रहा है, वहां भी लोग बदल रहे हैं, मंत्री अड़ने लगे हैं, कोड टूटने लगे हैं। लेकिन फर्क समझिए, वहां जब नियम टूटता है तो टूटता हुआ दिखता है, बहस होती है, रिपोर्ट बनती है, जवाब मांगा जाता है। हमारे यहां नियम है बस बिन लिखा, और वो ये कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते साहब। तो असली सवाल फिर वही कि क्या अब इस देश में नैतिक जवाबदेही का कोई लिखा हुआ पैमाना नहीं है, और क्या यह पैमाना बनना चाहिए कि इतनी मौत, इतने लीक, इतने गलत बयान पर आप अगर आते हैं
तो आपसे इस्तीफा मांगना ना पड़े, आप खुद छोड़ के चले जाए। क्योंकि जिस देश ने लाल बहादुर शास्त्री को देखा है, उस देश में इतनी उम्मीद तो की जा सकती है। क्या आप सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। हमारी कोशिश बस ये समझने की थी कि क्या भारत में नैतिकता के आधार पर इस्तीफे जो हैं वो खत्म कर दिए गए। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सवाल को समझने की ये पूरी कोशिश थी। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और जो उदाहरण हमने दिए उनमें कौन सा उदाहरण है जिससे आपको लगता है कि नए भारत की कल्पना होनी चाहिए? और जाते थे एक आखिरी सवाल, ये कैसा राम राज्य है जहां पर नैतिकता का कोई पैमाना नहीं है? सोचिएगा सर।